नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आज की फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। दोनों के बीच 20 से 30 मिनट तक हुई बातचीत। एनसीपी सूत्रों ने कहा यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक पर संकट के बादल। राहुल गांधी समेत कई दलों के नेताओं के शामिल होने पर सस्पेंस है। कांग्रेस डीएमके ने मीटिंग में शामिल होने पर असमर्थता जताई है। तीसरी बड़ी खबर, चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर दोनों के बीच हुई है चर्चा। स्टालिन का अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन का आश्वासन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। भाषा और जातिगत भेदभाव पर संघ प्रमुख का बयान। मोहन भागवत ने कहा, भाषा जाति के विवाद में हम आपस में हिंसा कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा। इस सब के बीच में एक और बात उन्होंने कही, विवाद से नहीं संवाद से काम लेना पड़ेगा, यह भी उन्होंने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी का कैंडल मार्च। ममता बनर्जी ने कहा, अनुरोध करूंगी कि आप ये लड़ाई नहीं छोड़ें, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, ममता बनर्जी ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। कल कोलकाता के दौरे पर जाएंगे ईडी के निदेशक, अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। कोल, कैटल और एसएससी स्कैम जैसे मुद्दों पर इनके बीच में चर्चा संभव है। और सातवीं ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभाग में बदलाव है। आतिशी को मिली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। अब तक कैलाश गहलोत संभाल रहे थे यह विभाग। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला है सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी नेता जमुना दास पुरस्वानी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इस सब के बीच में जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि मई महीने में करीब 1.57 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हम सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा कर्टन रेजर है उसको देख लेते हैं। पहली खबर, अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने फिल्म द केरल स्टोरी के बहाने कैसे नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश की है, यह दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर जो आ रही है, एक्ट्रेस सारा अली खान का महाकाल के दरबार में जाना कुछ लोगों को क्यों गलत लग रहा है। सारा की महाकाल पूजा से मजहबी चोलस कैसे परेशान हैं। तीसरी खबर जो है वो ये है, राहुल गांधी से एक सवाल, वो जब जब विदेश जाते हैं तब तब लोकतंत्र को खतरे में क्यों बताते हैं। चौथी खबर, चीन के खिलाफ पीएम मोदी के प्रचंड दांव की होगी, जिसमें भारत नेपाल ने सुपरहिट पार्टनरशिप के साथ चीन पर करारी चोट की है। और पांचवी खबर, एक दिलचस्प स्टोरी है। ममता बुआ के राज में 2245 पुलिस वाले भतीजे अभिषेक के साथ में। क्या है पूरा मामला, आपसे कुछ देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं फिक्र आपकी में। आज हम एक ऐसी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है ये खबर। देखिए, फिल्म के बहाने नाज़ी, ये देखिए नसरुद्दीन शाह का नफरती एजेंडा, नाज़ी प्रोपेगेंडा। क्या है मामला, देखिए इस खबर की शुरुआत कर रहे हैं। जहां एक फर्टर्निटी यानी एक बिरादरी के दो लोग देश के आमने सामने अलग अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। एक है फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह, जिनकी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी अदाकारी पर कोई सवाल नहीं है। दूसरी कैरेक्टर जो है वो है सारा अली खान, जो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं। अब फिल्म जगत के इन दो लोगों की सोच में कितना फर्क है, दोनों सोच की जमीन पर किस तरह अलग अलग छोर पर खड़े हैं, जरा इसका ट्रेलर देखिए। नसरुद्दीन शाह को आज का वक्त हिटलर शाही जैसा लगता है, तो सारा अली खान मुस्लिम होकर भी उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए जाती हैं। ये दोनों बॉलीवुड एक्टर्स एजेंडेबाजों के निशाने पर हैं और इन्हें सही गलत ठहराने का सिलसिला चल पड़ा है। अब कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन पहले ये खबर देखिए।
शुरुआत कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह से। इन्हें अगर फिल्म जगत में अदाकारी का पैमाना कहें तो शायद ही किसी को एतराज होगा। 1975 में आई फिल्म निशांत से करियर की शुरुआत करने वाले नसीर साहब ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, जाने भी दो यारो, मिर्च मसाला, कर्मा, सरफरोश, वेडनेसडे, इश्किया और इनकी ऐसी न जाने कितनी फिल्मों ने करोड़ों लोगों को हंसने, गुदगुदाने, रोने और सोचने पर मजबूर किया। लेकिन इतने बेहतरीन और शानदार कलाकार जब पब्लिकली कोई ऐसी बात कहें जो नफरत की मार्केटिंग करने जैसा हो, समाज को बांटने जैसी बात हो, तो इसे फिर क्या कहिएगा। नसरुद्दीन शाह ने एक बार फिर समाज को विचारों की ऐसी ही घुट्टी देने की कोशिश की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी देखी है। उनका जवाब ना में था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो आगे इस फिल्म को देखना चाहेंगे, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद नसरुद्दीन शाह ने फिल्म की कामयाबी को लेकर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। सुनिए उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर क्या कुछ कहा। इसका सक्सेस एक डेंजरस ट्रेंड है। हम लोग नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हिटलर के समय में सुप्रीम नेता के जरिए निर्माताओं निर्देशकों को चुना जाता था ताकि वो अपनी फिल्मों में सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़े और सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता ने देशवासियों के लिए क्या क्या किया है ये सब अपनी फिल्मों में दिखाए। उस समय यहूदियों को नीचा दिखाया जाता था। यही बातें अब यहाँ भी दोहराई जा रही हैं। वो सब कुछ हो रहा है जो तब किया जाता था। नसरुद्दीन शाह ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। कॉपीराइट के तहत हम आपको वो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हमने उसे टेक्स्ट में लिखकर आपको सुनाया। इस बयान पे 3 बातों पर ज्यादा जोर था। उनके पहले आरोप के मुताबिक फिल्म द केरला स्टोरी में एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश हुई। दूसरा, इसके जरिए निदेशक ने एक राजनीतिक दल के एजेंडे को बढ़ाने का काम किया। और तीसरा, वो राजनीतिक दल इस समय केंद्र की सत्ता में है जिसका रवैया हिटलर शाही जैसा है। नसीर साहब ने ये सभी बातें संकेतों में की, लेकिन समझने में देर नहीं लगी कि इशारा किसकी ओर था। फिल्म द केरला स्टोरी के बाद नसरुद्दीन शाह के टारगेट पर मोदी सरकार थी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वो सरकार जिसे केंद्र में पूर्ण बहुमत हासिल है, और इसी सरकार को वो तानाशाही वाली सरकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आजकल की फिल्में भी सरकार को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं। नसरुद्दीन शाह के इस बयान पर बीजेपी ने रिएक्ट किया है। उन्हें एक अच्छा अभिनेता तो कहा, लेकिन द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाने पर ऐतराज जताने के लिए उन्हें घेरा भी। दुनिया भर के लोग आज भारत में अपना विश्वास दिखा रहे, यहाँ आना चाहते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है। और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो उस फिल्म की पूरी तह तक जाकर तब उनको परमिशंस देता है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी फिल्में बनती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। वो फिल्में लोकप्रिय भी हो रही हैं, तो जाने दीजिए। कुछ लोग उसको बैन कराने भी गए, सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं होने दिया। नसरुद्दीन शाह फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाई गई कहानी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह स्टोरी मनगढ़ंत है और एक खास समुदाय को हिट करती है, जबकि द केरला स्टोरी की कहानी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन गैर मुस्लिम समाज की लड़कियों की सच्ची कहानी है जिनका धर्म परिवर्तन करके धोखे में रखकर ISIS ज्वाइन कराया गया। वैसे नसरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी से पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी झूठा करार दिया था। तब उन्होंने इस फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और पीड़ा को फिक्शन वर्जन बताया था, जबकि यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित थी। और दोनों ही फिल्मों को लेकर भ्रम फैलाने वाले नसीर साहब ये भूल गए कि उन्होंने बहुत पहले एक फिल्म परजानिया की थी। गुजरात दंगों पर आधारित इस फिल्म में वो मुख्य किरदार में थे। तो नसीर साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो परजानिया की कहानी को सही और द केरला स्टोरी की कहानी को गलत कैसे कह सकते हैं। और बात जहां तक तानाशाही की है, एक खास वर्ग को परेशान करने की है, तो उनका यह आरोप दुष्प्रचार की तरह लगता है, क्योंकि नसीर साहब को यह भी मालूम होगा कि भारत में मुसलमान कितने सुखी हैं, जबकि सीरिया, ईरान जैसे इस्लामिक देशों में कितने बुरे हालात में हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नसरुद्दीन शाह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ झांक सकते हैं। इसके बाद भी समझ में ना आए तो 2022 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के बारे में उन्हें जानना चाहिए, जो कहती है
कि मुसलमानों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार के मामले में भारत की स्थिति कई मुस्लिम देशों से काफी बेहतर है। इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से 66 नंबर मिले हैं, जबकि कतर को 25 नंबर, ओमान को 24, यूएई को 17, बहरीन को 12 और सऊदी अरब को सिर्फ 7 नंबर मिले। इसीलिए हम चाहेंगे कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं उनको अपने देश में अच्छी अच्छी बातों को भी देखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो लंबे वक्त से न जाने क्यों नफरत की जहरीली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दिसंबर 2018 में कहा था कि धर्म के नाम पर भारतीय समाज में जहर फैलाया जा रहा है, उन्हें भारत में डर लगने लगा है। जनवरी 2020 में नागरिकता कानून पर कहा था कि 70 साल बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वो बतौर मुसलमान भारत में नहीं रह सकते हैं। जनवरी 2021 में लव जिहाद कानून को समाज को बांटने वाला अभियान कहा था। फरवरी 2023 में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुगलों ने अगर इतना बुरा किया है तो लाल किला गिरा क्यों नहीं देते। सवाल इतना है कि नसीरुद्दीन शाह की सोच सेलेक्टिव क्यों है। धन विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली बॉलीवुड फिल्मों पर वो चुप्पी क्यों साधते हैं या फिर मुंह खोलते हैं तो इसे डायरेक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम क्यों कहते हैं। क्या द केरल स्टोरी डायरेक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है? आखिर नसीरुद्दीन शाह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल यह है, जब नसीरुद्दीन शाह ने यह फिल्म ही नहीं देखी है तो इस पर कमेंट कैसे कर सकते हैं वो? उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी ना। बहरहाल अब एक तस्वीर देखने की बात हो रही है, और ये तस्वीर क्या है जरा चेंज करिए। यहां पर वो तस्वीर है जो हम सब देख रहे हैं, लेकिन न जाने उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और सवाल खड़ा होता है। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह है जिन्हें देश ने बेशुमार प्यार दिया, उन्हें शौहरत की बुलंदियां दी, लेकिन नसीरुद्दीन शाह आजकल नाराज है। इसके ठीक उलट एक्ट्रेस सारा अली खान है, जो नसीरुद्दीन शाह की तरह मुस्लिम तो है, लेकिन वो डर की खेती नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों में आस्था रखते हुए मंदिरों गुरुद्वारों में दर्शन करने के लिए जाती हैं। बल्कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद का भगवान शिव को लेकर जो प्रेम है उसको जग जाहिर किया। हाल ही में वो जैन के महाकाल मंदिर गई, भस्मारती में शामिल हुई, विधि विधान से पूजा की, जलाभिषेक किया और शिव जी का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंधन, पुजारियों या प्रशासन ने इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। इसीलिए पहले आप ये भक्ति देखिए, फिर इसके बाद उन ट्रोलर्स को जवाब देंगे जिन्होंने सारा अली खान के मंदिर जाने पर सवाल उठाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती शुरू हो चुकी थी, शंख बजने लगे थे। घंटा घड़ियाल बजाया जा रहा था। गर्भगृह के सामने भक्तों की भीड़ थी और इसी भीड़ में नंदी के ठीक बगल में आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथ जोड़े ये जाना पहचाना चेहरा भी नजर आया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान, जो भोले की भक्ति में लीन नजर आईं। पुजारी ने उन्हें शायद प्रसाद दिया, दोनों में कुछ बात हुई। इसके बाद किसी ने उन्हें घड़े में पानी लाकर दिया। पुजारी ने सारा से वो घड़ा लिया और फिर महाकाल को जल चढ़ाया। सारा इसके बाद गर्भगृह के अंदर भी नजर आई। पुजारियों ने उनसे विशेष पूजा कराई। यहाँ सारा ने खुद अपने हाथों से जलाभिषेक किया। पुजारी ने उन्हें माला पहनाई, माथे पर तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया। इसके कुछ सेकंड बाद सारा महाकाल के सामने नतमस्तक थी। खास बात ये थी कि मंदिर समिति की भस्म आरती में शामिल होने के लिए महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी होता है, लिहाजा उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और विधि विधान से पूजा पाठ किया। इसके बाद वो बाहर निकली तो कोठी तीर्थ कुंड में खड़ी नजर आई। यहाँ भी दोनों हाथ जोड़े हुए थे, आंखें बंद थीं। वो भक्ति भाव में लीन ध्यान मुद्रा में दिखी। सुनिए महाकाल के प्रति उनकी श्रद्धा को यहाँ के पुजारी ने कैसे देखा। सारा अली खान बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी, आरती के दर्शन करे इन्होंने। ये पूर्व में भी बहुत बार बाबा पे बहुत स्नेह और बाबा पे बहुत श्रद्धा है। ये पूर्व में भी बहुत ही बार मंदिर आ चुकी है दर्शन करने और बाबा से आशीर्वाद मांगती है। इसी शुक्रवार को सारा और विक्की कौशल की एक फिल्म रिलीज हो रही है, जरा हट के जरा बच के। इसे लेकर वो खासी चर्चा में हैं। दोनों सितारे फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हैं और फिल्म की सफलता के लिए सारा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी।
आप सोच रहे होंगे कि महाकाल मंदिर जाकर दर्शन करना सारा अली खान का फिल्म प्रमोशन वाला फंडा हो सकता है, फिल्म हिट करने का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन सारा अली खान को लेकर यह भ्रम शायद दूर करने की जरूरत है, क्योंकि इस शो में इस खबर को दिखाने से पहले मैंने आपके सबसे सामने यही कहा था कि सारा अली खान का भगवान शिव के प्रति जो प्रेम है वो कई बार देखने को मिला है। ध्यान से देखिए, वो महाकाल मंदिर में पहले भी दर्शन के लिए जाती नहीं है, कुछ वक्त पहले वो दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब के दर्शन करने जाती नहीं है, लखनऊ के हनुमान मंदिर भी गई, अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाई थी, साल 2021 में वो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, 2020 में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, साल 2023 में फिर से केदारनाथ गई और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। यानी उनका सभी धर्मों में विश्वास और आस्था है, सभी धर्मों को वो सम्मान करती हैं। लेकिन जब वो इस बार महाकाल के दर्शन करने पहुंची तो कुछ लोगों को उनका मंदिर जाकर पूजा करना अच्छा नहीं लगा, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। ट्रोलर्स ने उनकी आस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक इंटरनेट यूजर ने लिखा कि मुस्लिम के नाम पर कलंक है, अल्लाह सजा देगा। दूसरे ने लिखा तौबा तौबा कर लो, सारा अल्लाह माफ कर देगा। तीसरे यूजर ने लिखा मुस्लिम के नाम पर धब्बा। तो ऐसे ही एक चौथे यूजर ने लिखा कि कभी कभी लगता है कि सारा समुदाय विशेष को जलाने के लिए ऐसी पोस्ट डालती हैं। ये कुछ वानगी थी, लिस्ट लंबी है, लेकिन सोचिए किस हद तक जाकर सारा अली खान को ट्रोल करने की कोशिश हुई। लेकिन सारा अली खान ने इन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने एक बयान से सभी को आईना दिखा दिया। यहां गंभीर बात कुछ और भी है। सारा अली खान भले ही एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी है। वो मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों से भी पूछनी चाहिए कि वो ऐसे मामलों में चुप क्यों हो जाते हैं, वो सारा को ट्रोल करने वालों को जवाब क्यों नहीं देते। इसीलिए उनकी सेलेक्टिव अप्रोच का सवाल बार बार उठता है। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो विदेश में कोई कमेंट करते हैं तो देश की राजनीति का पारा हाई हो जाता है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर देश में जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी कल शाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत में लोकतंत्र को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, भारत में पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। राहुल ने कहा कि हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं, वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। We were struggling. Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. None of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. And those institutions were either captured. None of the systems were working. वैसे कई विद्वान लोग और कई ऐसे लोग जो कि सत्ता पक्ष में हैं, अब वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विद्वान कुछ अलग लोग भी हैं, उन सबका ये कहना है कि लोकतंत्र में ऑर्डिनेंस फाड़ने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और चुपचाप सहन कर लेता है, ये मानना भी गलत है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर राहुल गांधी के सवालों की शुरुआत लोकसभा के में उनकी सदस्यता जाने की बात से शुरू हुई। मॉडरेटर ने राहुल गांधी का इंट्रोडक्शन पूर्व सांसद के तौर पर कराया। जब राहुल गांधी बोलने आए तो उन्होंने मोदी सरनेम मानहानि केस का जिक्र करते हुए लोकसभा सदस्यता जाने की बात कही। I heard in the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on in our country.
the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence to be disqualified from parliament. राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र पर खतरा दिखा तो बीजेपी ने राहुल के बयान को देश के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा राहुल का सिर्फ एक काम रह गया है, विदेश जाओ और देश को बदनाम करो। राहुल गांधी के बयान से देश में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ गई है। किस तरह वार पलटवार किया, एक रिपोर्ट देखिए। Entire opposition is struggling in India. देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। Fight the democratic fight in our country. राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में और नहीं सुनते हैं क्या? क्या आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण जो देश को नुकसान हुआ है, उसकी बात अगर कोई भी जाकर बाहर करता है तो उसमें कोई क्या नुकसान हो, कोई चीज़ आजकल छुपी हुई नहीं है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका एंजाइटी बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का। अब भैया इसका तो कोनो इलाज हमारे पास नहीं है। वैसे पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के विदेश में दिए किसी बयान या टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जब कुछ महीने पहले लंदन गए थे, तब भी उनके एक बयान पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। लंदन में 2 महीने पहले इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप से 3 गुना बड़ा है। अगर हमारे यहां लोकतंत्र खत्म होता है तो यह पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी ने इस बयान के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। ब्रिटेन के इसी दौरे में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। अगस्त 2018 में ब्रिटेन और जर्मनी में राहुल ने कहा था कि देश में लोगों की समस्याएं सुलझाने के बजाय उनके गुस्से का फायदा उठाया जा रहा है। मार्च 2018 में सिंगापुर में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए बयानों पर राजनीतिक युद्ध अपनी जगह है। विपक्ष हो या सत्तापक्ष, दोनों सियासी नफा नुकसान के आधार पर बयान देते हैं, लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में तभी क्यों दिखता है जब वो विदेश में होते हैं। सवाल यह है कि अगर डेमोक्रेसी खतरे में है, सारी संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में है, तो फिर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव या हिमाचल चुनाव में कैसे जीतते हैं। प्रश्न यह भी है कि जब कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतती है, तब लोकतंत्र खतरे में था या जिंदा था। तो फिर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष और पक्ष की लड़ाई में लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना एक फैशन बन गया है। तो सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र पर बार बार सवाल खड़े करना क्या उन करोड़ों मतदाताओं के विवेक पर सवाल खड़े करना नहीं है, जिन्होंने अपने एक एक वोट से कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जिताया और सत्ता में बिठाया। राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई ठीक है, लेकिन विदेश में बैठकर लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां शरद पवार की गौतम अडानी से मुलाकात हुई है। अडानी से मिलने से पहले शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। शरद पवार मुख्यमंत्री आवास गए और वहां शिंदे से मिले। उसके बाद गौतम अडानी शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे और पवार से मिले। इस मुलाकात की टाइमिंग पर गौर करें तो इसे काफी अहम माना जा सकता है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राजीव, क्या हुआ इस मुलाकात में और इस मुलाकात का पर्पस क्या था, एजेंडा क्या था? देखिए, संभवतः थोड़ी देर में शरद पवार निशांत जी बात कर सकते हैं मीडिया से, लेकिन
शरद पवार का जो राजनीतिक कैरियर है उसमें उन्हें उनके परफेक्ट टाइमिंग के लिए उन्हें जाना जाता है। ऐसे में जिस तरह से आज अचानक से शाम 7 बजे के करीब वो वर्षा बंगले पर पहुंचे, वहां मुख्यमंत्री से लगभग 20 से 30 मिनट तक चर्चा हुई और उसके बाद में जैसे वो अपने बंगले पर सिल्वर ओक पहुंचे, थोड़ी देर में वहां पर गौतम अडानी भी पहुंच गए। तो जाहिर बात है कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला अचानक से शुरू हुआ और महज 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हुई, तो उसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात क्यों हुई, क्या चर्चा हुई, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी शरद पवार थोड़ी देर में मीडिया से बात जरूर करें। आप जो बता रहे हैं, और ये एक मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री से है, दूसरी मुलाकात उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट से है, इन दोनों की एक ही दिन मुलाकात, क्या इसको भी कुछ टाइमिंग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, शरद पवार के गौतम अडानी के साथ में पहले से अच्छे रिश्ते रहे हैं। शरद पवार खुद ये बात कहते भी रहे हैं। ऐसे में तो शरद पवार क्या गौतम अडानी से जो मुलाकात हुई है, क्या किसी, चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको लेकर महाराष्ट्र में बहुत विवाद हुआ था, क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है या फिर कोई राजनीतिक वजह हो सकती है, तो ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है, एनसीपी के भी कोई नेता। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, शुक्रिया। लेकिन फिक्र आपकी में बात भारत नेपाल की सुपरहिट पार्टनरशिप की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत में मौजूद हैं। इस दौरे पर भारत नेपाल की हिट पार्टनरशिप पर चीन को जरूर डरा दिया गया होगा। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रचंड के भारत दौरे के बीच चीन काठमांडू में अपनी साजिश का नया जाल फैलाने की तैयारी में जुटा है। प्रचंड अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए चीन का न्योता ठुकराकर सबसे पहले भारत के दौरे पर आए। वहीं जिनपिंग ने पीछे से अपने सबसे करीबी चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग शियाहोई को नेपाल भेज दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी और प्रचंड की हिट मुलाकात ने बीजिंग को चारों खाने चित कर दिया है। कैसे, वो हम आपको आगे डिकोड करके दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि नेपाल में हर तीसरी गली में, हर तीसरी और चौथी गली में अब चीनी भाषा सिखाई जाती है। तो यह है चीन का नेपाल के अंदर पेनिट्रेशन। अब पूरी खबर देखिए आप। 2008 में जब प्रचंड पहली बार पीएम बने थे तो उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत के बजाय चीन को चुना था, लेकिन आज वो चीन के चंगुल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। 4 दिन के भारत दौरे पर आए नेपाल के पीएम प्रचंड और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बुधवार को हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ नेपाली डेलीगेशन और भारतीय डेलीगेशन के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों में बिजली, खाद्य, न्यू रेल लिंक समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में रामायण सर्किट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने पर भी दोनों के बीच एग्रीमेंट पर साइन हुए। अब इस मुलाकात की टाइमिंग अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जिस वक्त चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के चलते रिश्तों में तनाव है, ठीक उसी वक्त जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले प्रचंड पीएम मोदी के साथ दिल्ली में बैठकर भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। लिहाजा चीन बुरी तरह चढ़ा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने नेपाल के साथ भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपर हिट बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिससे नेपाल में चीन की भारत को घेरने की कोशिशों को झटका लगा है। अब आपको पीएम मोदी के बयानों की वो रील दिखाते हैं जिससे भारत नेपाल की पार्टनरशिप को हिट कर दिया है और चीन पर प्रचंड प्रहार किया है। एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज और ट्रांसवेज आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए।
देखिए, नेपाल को एक फर्क समझ में आ चुका है भारत और चीन के बीच। चीन नेपाल को चूस रहा है अपने स्वार्थ के लिए, और भारत और नेपाल में जो पुराना संबंध है उसके चलते नेपाल को एहसास हो रहा है कि भारत के साथ रिश्तों में नेपाल आगे बढ़ेगा। भारत नेपाल में अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए कैसे चीन को चित कर रहा है, अब आपको बताते हैं। चीन और नेपाल के बीच पहले ही पोर्ट समझौता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब भारत ने नेपाल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेल लिंक एग्रीमेंट किए हैं। चीन की कंपनियां नेपाल के पर्यटन, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। दूसरी तरफ भारत भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ा रहा है और वहां दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। इससे नेपाल मिडिल इनकम ग्रुप में आना शुरू करेगा, जिससे कि उसकी ताकत बढ़ेगी। चीन नेपाल को श्रीलंका की तरह अपने कर्ज नीति के जाल में फंसाना चाहता है, हालांकि इसका लगातार विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर अहम समझौते हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि नेपाल में चीन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ भारत नेपाल के साथ दिल से रिश्ता जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है, और रामायण सर्किट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस वक्त प्रचंड भारत में है, ठीक उसी वक्त जिनपिंग के राइट हैंड वैंग शियाओई काठमांडू में है। अपने करीबी को नेपाल भेजने के पीछे जिनपिंग की मंशा क्या है, जरा वो भी समझिए। ओली प्रचंड को एकजुट करना चाहता है चीन। नेपाल में वामपंथ पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है। नेपाल में भारत यूएस की बढ़ती मौजूदगी से चीन परेशान है। चीन को नेपाल से द्विपक्षीय संबंध बिगड़ने का डर है। चीन को यह एहसास हो चुका है कि अब प्रचंड ने पाला बदल लिया है और इसीलिए बेइजिंग परेशान है। नेपाली पीएम के भारत दौरे के बीच अपने करीबी को काठमांडू भेजना उसकी बौखलाहट का ही हिस्सा है। और इससे भी बड़ी बात यह है, प्रचंड को यह समझ में आ गया है कि पिछली बार जिस तरीके से मैनिपुलेशन करने की वहां की चीनी एम्बेसडर ने कोशिश की, चीन उनके साथ कभी नहीं आ सकता। आइए अब देखते हैं टॉप लाइन खबर। पहलवानों के धरने को लेकर यूपी मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की खाप महापंचायत। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से खाप और किसान नेता हुए शामिल। राकेश टिकैत बोले, खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे, कल कुरुक्षेत्र में होने वाले पंचायत में होगा फैसला। पहलवानों के धरने पर जारी सियासत के बीच डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा आरोप साबित हुए तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन, सीबीआई को भी जांच में किया जाएगा शामिल। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का उपद्रवियों को अल्टीमेटम, कहा हथियारों के साथ सरेंडर कर दें उपद्रवी, पकड़े गए तो होगा कड़ा एक्शन। राजस्थान कांग्रेस में बवाल के बीच जयराम रमेश का बयान, कहा सचिन पायलट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की हुई थी बैठक, पार्टी सर्वोपरि है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, सेना ने पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में बारामूला इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली की साकेत कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस का ट्रायल शुरू। श्रद्धा के भाई श्रीजय ने अदालत में कहा, आफ्ताब श्रद्धा के साथ करता था मारपीट। 12 जुलाई को श्रीजय समेत अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों का होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। राम भक्तों के लिए अयोध्या से अच्छी खबर, 2024 में 26 जनवरी से पहले कभी भी की जा सकती है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर समिति ने कहा, पीएम मोदी करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, निर्माण कार्य पूरा होते ही तारीख पर फैसला किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में 4 मंदिरों की मूर्तियां खंडित होने के बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों का हंगामा। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। और अब फिक्र की ऐसी खबर जिस पर आने से पहले एक झलक उस वेब सीरीज की, जिसका टाइटल था चाचा विधायक हैं हमारे। कॉमेडी पर आधारित इस वेब सीरीज का नाम राजनीति पर एक कटाक्ष है। इस वेब सीरीज के बाद गली मोहल्ले के छोटे मोटे नए लॉन्च हुए नेताओं में चाचा विधायक हैं हमारे वाला ये डायलॉग खूब लोकप्रिय हुआ है। लेकिन अब वेब सीरीज की दुनिया से अलग असल दुनिया में भी एक ऐसा ही राजनीतिक वेब सीरीज देखने को मिल रही है, जिसे आज हमने नाम दिया है बुआ चीफ मिनिस्टर है हमारी। पूरी तरह हिंदी में कह सकते हैं कि बुआ मुख्यमंत्री हैं हमारी। ये राजनीतिक वेब सीरीज पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के लिए एक्सक्लूसिव है। जैसे हम बंगाल एक्सक्लूसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में, ध्यान दीजिएगा जरा, 2245 नंबर जरा ध्यान से सुनिएगा,
2245 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 2245 पुलिसकर्मी। अब एक आदमी के लिए इतने पुलिसकर्मियों की तैनाती तो तभी हो सकती है जब बुआ उनकी चीफ मिनिस्टर हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले। अपने इस दौरे से वो फीडबैक इकट्ठा करने अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करेंगे। उनके दौरे में सुरक्षा कर्मियों की में किसी तरह का खलल ना हो, सुरक्षा में किसी तरह का खलल ना हो, कोई खतरा ना हो, इसके लिए सरकार ने उनकी सुरक्षा में 2245 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। हमारे पास पश्चिम बंगाल पुलिस का वो ऑर्डर है जिसमें अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में 2245 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया। हम राजनीतिक हमलों पर बाद में आएंगे, उससे पहले उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का छोटा सा डिटेल देख लेते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में जरा ध्यान से देखिएगा, 234 एसआई और एएसआई हैं, 2 लेडी एसआई, 60 आर्म्ड पुलिस, 1 गैस, 580 लाठी पुलिस, 53 पीसी इन पीसी हैं, 39 लेडी कांस्टेबल हैं और नेशनल वॉलंटियर फोर्स हैं, 154 एलसी लाठी, 11 एलसी, 1111 विलेज पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। आप कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स में ऐसा कोई रैंक नहीं बचा है जो अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में नहीं लगा हो। पूरी की पूरी पलटन लगा दी है। अभिषेक बनर्जी को जितने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली हुई है उतनी सुरक्षा तो खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भी नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें 150 पुलिसकर्मी और 10 कमांडो उनकी सुरक्षा करते हैं। वो हमेशा 32 से 36 सिक्योरिटी गार्ड से घिरी रहती हैं। सोचिए, सीएम के लिए 160 पुलिसकर्मी और सांसद भतीजे के लिए 2245 पुलिसकर्मी। ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां पर डायलॉग हिट है, बुआ मुख्यमंत्री हैं हमारी। वैसे तो अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में जितने पुलिसकर्मी तैनात हैं उस खर्च का सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं, लेकिन एक पुलिसकर्मी का औसत वेतन 10,000 रुपए भी मान लिया जाए तो तैनात किए गए 2245 पुलिसकर्मियों का यह वेतन करीब 22 करोड़ 4 लाख रुपए प्रति महीना बैठेगा। सोचिए, जिस पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय 1,33,000 रुपए है, वहां सिर्फ एक आदमी की सुरक्षा में 22 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करने का आंकड़ा निकाल के सामने आ रहा है। यह भी सिर्फ वेतन है, बाकी खर्चे जोड़ देंगे तो रकम और बड़ी हो जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बुआ मुख्यमंत्री हैं हमारी वाला फॉर्मूला यहां हिट है। वैसे आपको यह जानकारी देनी भी जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल देश में 21वें नंबर पर है। जाहिर है यह रैंक नीचे से टॉप 5 में आएगी। सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए बुआ ममता बनर्जी ने 2245 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा घेरा तो बनवा दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या हाल है यह भी देखते हैं। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने संसद में बताया था कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से देश में 1 लाख लोगों पर कम से कम 196 पुलिसकर्मी होने चाहिए और पश्चिम बंगाल में 1 लाख लोगों पर कम से कम 160 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 97 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी की तैनाती के मामले में पश्चिम बंगाल नीचे से दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाद दूसरे नंबर का बड़ा शहर आसनसोल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी करीब 13 लाख थी और तीसरा बड़ा शहर सिलीगुड़ी है। जनगणना के मुताबिक 2011 में यहां की आबादी करीब 7 लाख थी। आसनसोल और सिलीगुड़ी की आबादी को जोड़ दिया जाए तो यह 20 लाख होती है। यानी अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में जितने पुलिसकर्मी लगे हैं उतने में पश्चिम बंगाल के 2 बड़े शहरों की सुरक्षा हो सकती है। आंकड़े थोड़े बहुत बदले भी हों तो भी यह गणित सच साबित होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी जब सड़क पर चलेगा तो उसके साथ 2 जिले चल रहे होंगे, यानी 2 जिलों की पुलिस चल रही होगी। इन आंकड़ों ने आपको हैरान कर दिया होगा, लेकिन अब थोड़ा और हैरान हो जाइए। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2020 में पश्चिम बंगाल में 3142 वीआईपी थे। उनकी सुरक्षा के लिए 6247 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि पश्चिम बंगाल में वीआईपी की सुरक्षा में 1347 पुलिसकर्मी ही तैनात किए जा सकते थे। लेकिन सरकार अपनी राजनीतिक सुविधा से लोगों को वीआईपी वाली सुविधा देती है और फिर पुलिसकर्मी उनकी सेवा में लग जाते हैं और आम आदमी के लिए सिर्फ वही
डायलॉग बजता है कि बुआ सीएम है हमारी। वैसे आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि क्या अभिषेक बनर्जी को इतना खतरा है कि उन्हें इतनी सुरक्षा दी जाती है? दरअसल अभिषेक बनर्जी टीएमसी में नंबर 2 नेता है। वैसे जानकार उन्हें पार्टी में नंबर 1 नेता भी मान रहे हैं। पार्टी से लेकर प्रशासन तक में यह संदेश प्रवाहित किया जा चुका है कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में अगर कोई परेशानी हुई तो एक्शन हो सकता है। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले में एक्स्ट्रा मेहनत कर रही है। अभिषेक बनर्जी पार्टी में कितने ताकतवर हैं, इसे आज वायरल हो रहे एक वीडियो से भी समझा जा सकता है, जिसमें अभिषेक बनर्जी एक कार्यकर्ता पर सिर्फ इसलिए नाराज हो गए और उसे पार्टी से निकालने का आदेश दे दिया क्योंकि वो सरकार से कुछ मांग कर रहे थे। इस पर नाराज अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तुम मुझे सड़क पर ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं पार्टी का महासचिव होने के नाते तुम्हें पार्टी से निकालता हूं। আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন্ডিকেট করছেন, এখানে আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন্ডিকেট করছেন, আপনাকে করতে হবে না, দল বসে যান। আমি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে বলছি আপনাকে, আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে